नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए अपन प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को, आज की क्लास को, जो कि आपका किससे संबंधित है, मूल्यांकन से संबंधित। किस तरह के वर्तमान में आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। अगर सामान्य प्रश्न आएंगे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, उनसे संबंधित अपन एक दिन में जो है 150-200 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे अप्लाइड प्रश्न आएंगे तो किस तरह का आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा, देखिएगा दोस्तों। ये आपके सामने प्रश्न है, वीडियो आप प्रश्न को पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहर। यार ये एंडोथर्मिक क्या है? हाँ, स्क्रीन बंद हो गया था, अब वापस चालू हो गया है। जय जोहर भाई। अब प्रारंभ करते हैं अपन, वापस स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ा सा आप लोगों की। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। शाबाश, आंसर दें। ज्यादा समय में आपका नहीं लेता हूं, वीडियो सभी बच्चे अपने मिलने वालों तक शेयर कर दें, सभी तक पहुंचा दें। कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम करोगे तो बच्चों को, आपके मिलने वालों को भी फायदा होगा, ठीक है, उनको भी कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। देखिए प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ए, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा समझ का भी आकलन करे। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करे। तो देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बाल केंद्रीय शिक्षण पद्धति में मानक शब्दों पर कम बल दें, और सेकंड, बच्चों की एक दूसरों से तुलना नहीं करें। तो ये नहीं हो सकता। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करे। तो अपन ने बातचीत की थी कि आकलन इस प्रकार का होना चाहिए जो बच्चों की गतिविधि, समझ, विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, पहचान इत्यादि चीजों पर बल दे। तो ये आंसर सही तो है, लेकिन पहले के सामने पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। अगला, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट। देखो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन अपन समझते हैं कि सर विकल्प बहुत बड़े बड़े थे तो हमारा इसलिए गलत हो गया, उससे केवल आप में डर पैदा होता है और फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो और आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाता है। आप प्रश्न के विकल्प को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह रहा आपका प्रश्न, पढ़िएगा और आंसर दें। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। स्क्रीन अब नजर आ रहा है सभी को? अगर सभी को नजर आ रहा है तो आप लोग एक बार हाँ कर दें, यस सर लिख दें। यस यस, ओके। वीडियो को आप लोग सभी मिलने वालों तक पहुंचाएं और एक आप लोगों से
हमेशा हमेशा शिकायत रहेगी, क्या आप लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं हो? क्या आप लोगों को जो है क्या कमेंट करना नहीं आता है? आप लोगों को कल मैंने एक बहुत शानदार वीडियो शेयर किया था, जिसके अंतर्गत आप लोगों से चर्चा की थी कि आखिरकार में एक बच्चा क्यों अनुत्तीर्ण हो रहा है, अगर वो सेल्फ स्टडी करता है तो एक पुस्तक का कैसे चुनाव किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप कोई भी जो है उसमें कमेंट ये नहीं कर पाए कि हाँ वास्तव में जो है वर्तमान में मार्केट में कोई भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, क्योंकि जो है उनमें एक्सपर्ट नहीं है लिखने वाला। तो आप लोगों को इन चीज़ों को सब मिलने वालों तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनको फायदा हो सके, ठीक है। और वीडियो अपना जो है लाइव क्लास का वीडियो अगर समाप्त होता है उसके बाद अगर आपकी जो है कोई मांग होती है तो वो आपको लिखना चाहिए। और सेकंड बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है, क्या चीज़ अच्छी है, तो वो भी आपको उसमें शेयर करना चाहिए ताकि टीचर्स, दूसरी टीचर्स को भी अच्छा लगे, सबका मनोबल बढ़े, आपके लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए। और एक खुशखबरी की बात आपके लिए आज विशेष है, आज कला संस्कृति में जो है कला संस्कृति के जादूगर से प्रसिद्ध किशोर सिंह जी चौहान की आप लोगों के मेरे बाद क्लास रहेगी। तो आप बहुत अच्छे से, मेरा प्रयास फिलहाल यह है कि आपको 3rd ग्रेड में 1 नंबर ज़्यादा कैसे दिलवाएं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को दोस्तों किशोर सर की जो है लगभग 500-600 क्वेश्चन कला संस्कृति के आपके सोल्व करवाएंगे ताकि आप लोगों को उसका फायदा मिल सके। आपको अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप लोग आगे तक पहुंचोगे, सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, पहली चीज तो आपको ये देखना है कि मानकीकृत परीक्षण जो कि एक निश्चित होते हैं, ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, स्टैंडर्ड होते हैं। पहली चीज, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा सही है, पूरी तरह से सही नहीं। अगला पढ़ो, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, थोड़ा थोड़ा ये भी सही है। आगे पढ़ो, यह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। देखो, मानकीकृत जो परीक्षण है वो पहले से निर्मित होते हैं। अब पहले से अगर निर्मित होते हैं तो एक जो जहां से जिस व्यक्ति द्वारा परीक्षण तैयार किया गया है वो उसी आधार पर होगा जो कि वो एक आधार पर तैयार करेगा संपूर्णता पर। उसमें अलग अलग संस्कृतियों के बारे में चर्चा नहीं होगी। अब क्षेत्र विशेष में अलग अलग संस्कृति है, क्षेत्रीयता है, भाषा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति का वहां पर क्या हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। इसलिए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक परीक्षण होगा, एक ही परीक्षण, एक ही लैंग्वेज होगी, तो वह सबके लिए उपयुक्त नहीं होगी। ओके दोस्तों, यह रहा आपका सही आंसर 4। इस तरह से आपको आंसर ये देखा जाए तो सारे ही सही है, लेकिन ज्यादा क्या सही है, 4। ओके, आगे देखिएगा, ये आपके सामने प्रश्न है और वीडियो को आप सब तक पहुंचाएं। अगर आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मिलने वालों तक पहुंचाएंगे तो दो व्यक्तियों की ओर आपके द्वारा मांग की जा रही है, वो भी जल्दी आपके क्लास लगवाई जाएगी। योगेश सर की हिस्ट्री की क्लास, या हो सकता है बहुत अच्छी एक और क्लास आपके लिए आयोजित करने का बहुत जल्दी प्रयास चल रहा है। और एक और चीज, एक दिन में आप लोगों के जो है 400-500 क्वेश्चन फटाफट केवल देखते आंसर निकालने वाले भी सोल्व करवाए जाएंगे। ओके दोस्तों, प्रश्न पढ़ें और आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। शानदार प्रश्न है, मैं आप लोगों से डायरेक्ट चर्चा कर लेता हूं। और अच्छा प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन इसलिए किया जा रहा है कि बच्चा सीख सके, और सेकंड बात, सीखने के मूल्यांकन, जो सीखा है उसका मूल्यांकन, दोनों चीजें साथ साथ करेगा।
अब इसका उद्देश्य क्या है समझिएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन, कि मतलब मूल्यांकन के द्वारा कैसे सीखे, समझिए आप। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण नीति का चयन करने में, देखो शिक्षण नीति का चयन करने में और उस बच्चे की जो है जरूरतों को जानने में नहीं उपयोग होगा। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो मूल्यांकन किया है उससे कैसे सीखे और बच्चों ने जो सीखा है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। आवधिक अंतरालों पर नहीं, अंतराल की तो यहाँ पर बात ही नहीं होगी। बच्चों की प्रगति की ओर निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो देखो यहाँ पर भी जो है लक्ष्य निर्धारित करने में मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ो। बच्चों की प्रगति, एक टीचर जो है स्वयं सीखेगा, स्वयं अपनी बात को समझेगा, टीचर समझेगा कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, जो मैंने पढ़ाया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों ने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया और उनकी प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस से टीचर सीखेगा कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और सेकंड बात, बच्चे की उपलब्धि स्तर से बच्चे के जो उसे सिखाया गया है उसका मूल्यांकन होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। क्या आंसर आ जाएगा, 4। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये देखिएगा, पढ़े आप। मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आप लोग कुछ अच्छा सीख सकें। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर देना। आंसर दीजिए फटाफट। चलो मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लूं, समझो। प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न की भाषा को समझिएगा। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष, उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें जो है को क्रिकेटिव एक्टिविटीज पर आधारित, जिसमें बच्चा सहभागिता पूर्वक मूल्यांकन कर रहा है। स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। अब मुझे एक बात तो आप ये बताइएगा कि आकलन में कौन भागीदार है, विद्यार्थी भागीदार है या अध्यापक भागीदार है या दोनों जो है सहयोगी है, दोनों ही सहभागी है। तो आपके द्वारा यहां देखा जा रहा है समझना प्रश्न को, उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में, ठीक है, स्वयं के आकलन में, यहां पर देखो आकलन कौन कर रहा है, स्वयं। और स्वयं कौन, बच्चा। और बच्चे को ही अपन क्या बोलते हैं, अधिगम करता। कौन, अधिगम करता। अब अधिगम करता के स्वयं के द्वारा क्या किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठान अंकों के साथ सह संबंध किया जाएगा। देखो ये काम तो किसका होता है, अध्यापक का, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला देखिएगा, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारण हो। ठीक है, तो देखिएगा विद्यार्थी अपना स्वयं पूरी तरह से आकलन करेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। आगे बढ़िए, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, या हो सकता है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका नकारना, ये गलत है।
तो समझिएगा सही आंसर क्या होगा, थर्ड। कहने का मतलब क्या कि विद्यार्थी स्वयं अपने आकलन के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे, अपनी स्वयं की भूमिका निभाएंगे। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड। क्या सही आंसर होगा, थर्ड। ओके, इस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और फिर आंसर देना होगा। ये अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं तो आप निश्चित रूप से मंजिल प्राप्त कर लोगे। शाबाश, गुड इवनिंग संतोष। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना। और इस तरह के प्रश्नों को आपको देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। समझिएगा, कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए, मतलब इसलिए आकलन किया जाता है कि अधिगम की विभिन्न प्रकार की विधियों, युक्तियों, तौर तरीकों का चुनाव किया जा सके। मैंने आप लोगों से बातचीत की थी कि अपन क्लास में जो है कई प्रकार की विधियों से पढ़ाते हैं। अब उनमें से ज्यादा प्रभावी विधि कौन सी है, इसके लिए अपन आकलन कर रहे हैं ताकि अपन अच्छी विधियों का चुनाव कर सके। ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है। पहला, आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट ठप्पा लगाने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग प्रकार की युक्तियां बनाई जा सके। ओके दोस्तों, तो आपको ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, फाइनल आंसर दे दीजिएगा। अभिभावकों, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराना कोई मतलब नहीं है। आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाना, जिन चीजों का कोई औचित्य नहीं। अब आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन अगर बाय द वे कितना भी बड़ा है, लेकिन आंसर उसका अपने आप में क्या होगा, क्लियर होगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। या प्रश्न समझ में आना था आपके, या ये पूछ रहा है कि आकलन क्यों किया जाता है, शिक्षण युक्तियों में आकलन का महत्व क्या है। अपन अगर बातचीत करें आकलन या निदान की, ताकि कमियों का पता लगाया जा सके। और यहाँ पर कमियों का पता लगाना है कि पढ़ाने के तरीकों में क्या कमी रही है, ताकि उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन्हें सुधारा जा सके। ओके दोस्तों, यह आपका अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अब आपको ही समझना है। मैं प्रश्न को फिलहाल मैं नहीं समझाऊंगा। प्रश्न पढ़ें और आंसर दीजिएगा फटाफट। बहुत शानदार प्रश्न है, समझिएगा। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। भाई देखिएगा कौन कौन बच्चे एक्टिव है, कौन बच्चा एक्टिव नहीं है,
और किस कार्य के लिए एक्टिव है और किस कार्य के लिए एक्टिव नहीं है? क्या मुझे जवाब दे पाओगे आप? क्या सभी बच्चों में सभी कार्यों के लिए तत्परता एक साथ आ जाती है क्या? कि सर नहीं आती है। तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को क्या करना है? तत्पर करना है। तो कौन बच्चा कब किस समय पर किस कार्य के लिए तत्पर होगा, जरूरी ये हमें पता हो। आसानी से इसका आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैंने संज्ञानात्मक विकास पर बातचीत की तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अपन ने बातचीत की थी कि हर कार्य के लिए बच्चे की एक्टिविटी अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर इरिक्सन की बातचीत करें तो इरिक्सन ने आप लोगों से कहा है कि व्यक्ति के जीवन की अलग अलग अवस्थाएं होती है, प्रत्येक अवस्था का प्रेरक अलग अलग प्रकार का होता है और व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक अवस्था में अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं और प्रत्येक समय व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का कार्य करता है। तो ऐसा विकल्प यहाँ पर है, ए तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। आगे समझो, दो आंसर को आपको देखकर समझना है। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। अगला, तत्परता के अधिकतर तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। यहां पर तो कह रहा है कि सभी तत्व एक साथ परिपक्व, सभी का मतलब है कि बच्चे के खेलने कूदने वाला, चलने फिरने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला, जो भी है सभी एक साथ मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग परिपक्व होते। और ये कह रहा है कि अधिकतर तत्व एक साथ देखो, अधिकतर पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, कुछ कुछ पर एक पर अपन कर सकते हैं, ठीक है, पर अधिकतर के लिए कहना सही बात नहीं है। तो यहां पर अधिकतर तो सही नहीं होगा, सही क्या होगा? तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। समझना हुआ, मैं एक पंक्ति बोलता हूं, कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड बात, कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो समझिए, अगर अपन बातचीत करें तो इसमें कठिनाई वाली बात क्या है? देखो, अधिकतर विद्यार्थी तैयार नहीं है और एक सभी विद्यार्थी तैयार नहीं, तो अध्यापक के लिए ज्यादा जटिल ये होगा कि सभी विद्यार्थी तैयार नहीं है। ओके, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न पढ़िएगा, ये रहा। प्रश्न पढ़े आप और फिर आंसर दीजिएगा। देखो, आज के क्वेश्चनों में आप लोगों के थोड़ा सा आंसर गलत तो हो रहे हैं, पर मेरा उद्देश्य फिलहाल यही है, अपना फिलहाल उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो है जटिल अगर प्रश्न आता है तो किस तरह से आप हल करेंगे उस पर चर्चा करें। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? आदर्श परीक्षण के लिए क्या सत्य नहीं है? अच्छा, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़े, देखेगा, समझो। आदर्श परीक्षण जो होता है ना, वो एक निर्मित होता है और एक को सभी को दिखाया जाता है कि आपको इस तरह से परीक्षण तैयार करना है। आदर्श मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि आइडल है, एक सभी के लिए है। तो अब ऐसा जो आइडल है उस परीक्षण को आप तैयार कर रहे हो। जैसे मान लीजिएगा कि एक आदर्श पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया और सभी स्कूलों में क्या किया गया? प्रसारित किया गया। उसको आइडल मानकर सभी विद्यालयों में जो है या सभी जिलों में पेपर निर्माण करना है। तो अब आप उसको देखना है, निम्न में से कौन सा एक कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, वो आपको सोचना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये एक मानकीकृत परीक्षण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वहां से चला है पूरे राजस्थान में चलेगा, इसका मतलब मानकीकृत है। ओके, छात्र के स्कोर की तुलना अन्य छात्रों के प्रदर्शन से की जाएगी, बिल्कुल, कि उस आदर्श परीक्षण में बच्चा कितने नंबर लाया और दूसरे बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं। ओके, परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है, बिल्कुल आदर्श है तो एक मानदंड निश्चित होंगे। आगे पढ़ो, छात्र के प्रदर्शन
कि स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। देखो, स्थापित मानदंड उसे भी अप्लाई करेंगे और आपने बनाया उसको भी अप्लाई करेंगे, दोनों में डिफरेंस को देखा जाएगा, पर स्थापित मानदंडों से तो तुलना नहीं होती है। आप ये अपेक्षा करते हैं कि हम इतने अंक चाहते हैं, उनसे तुलना नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो यहां पर गलत क्या है, उसने पूछा था सत्य नहीं है, तो असत्य क्या होगा 4। वापस देखना चाहो देख लीजिएगा, ये एक मानकीकृत होता है, बिल्कुल सही है, आदर्श मानकीकृत होता है। छात्र के स्कोर की तुलना अन्य छात्रों से करेंगे, एक छात्र की दूसरे छात्र से तुलना होगी, लेकिन स्थापित मानदंडों से तुलना नहीं होगी। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ना, आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए और सबको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? फटाफट फटाफट आंसर दें और वीडियो को आप लोग अपने मिलने वालों तक जरूर पहुंचाएं। प्रणाम प्रणाम। देखो दोस्तों, मेरा एक सीधा सा मानना होता है कि मेरी क्लास अगर बाय द वे किसी बच्चे ने अटेंड कर ली तो साइकोलॉजी, शिक्षण विधियों और मैनेजमेंट में तो वो मात नहीं खाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह के आए उससे अपने कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी क्लास वही बच्चा अटेंड कर पाता है जो मानसिक रूप से मैच्योर है। जो बच्चा केवल लॉलीपॉप क्वेश्चन देखना चाहता है तो वो तो मेरी क्लास में नहीं मिल सकते, ठीक है। तो उसे इस बात तक तो कहीं ना कहीं इस बात तक तो उसे जानना ही होगा कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो चिंतन स्तर का पढ़ो, अगर बोध स्तर का प्रश्न आ गया तो आसानी से आप लोग जो है हल कर पाओगे। मेरा ऐसा मानना होता है कि अभी अगर कठिनाइयां सामने ला दी जाए तो एग्जाम में कठिनाई महसूस नहीं होगी। मैं बातचीत कर रहा हूं मेरे सब्जेक्ट की, और अगर बच्चा इसमें अच्छे नंबर लाता है तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी? नंबर 1, आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में हो? बिल्कुल नहीं। विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे की आकलन एक समय अवधि के भीतर करना चाहिए? बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियां होगी, जैसे मान लो समय अवधि कुछ भी हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है। जैसे अपन ने बोला कि 3 बार आपका जो है FA1, FA2, FA3 करवाया जाएगा, लेकिन समय अवधि क्या है, निश्चित है, ठीक है, ताकि उसका आकलन किया जा सके। अगला, समय समय पर बच्चों को लिखित परीक्षा ले? बिल्कुल नहीं, ठीक है। परीक्षा में केवल बहुविकल्पी प्रश्न हो? देखो, लिखित तो लेंगे लेकिन गतिविधियां भी शामिल होगी, तो सही आंसर आपका क्या आना चाहिए? सेकंड। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कल अपन शिक्षण विधियों पर बातचीत करेंगे विस्तार से। कल अगला वीडियो अपन शिक्षण विधियों पर लेंगे, जिसमें आपके सभी विषयों में जो शिक्षण विधियां आती है उन पर चर्चा की जाएगी। आज के प्रश्न काफी थोड़ा हार्ड है, स्तर के हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। शाबाश। देखिए, आप देख पा रहे हो, जैसे अपन ने 5-7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आपका माइंड सेट हो गया और फिर आपके आंसर आना प्रारंभ हो गए। निम्न में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? निर्माणात्मक मूल्यांकन को ही रचनात्मक क्रियात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योग्यता, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना, ग्रेड प्रदान करना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। तो देखिएगा यहाँ पर क्या से निम्न में से निर्माणात्मक मूल्यांकन, प्रगति पर गौर करना, ठीक है, प्रतिदिन की प्रगति पर गौर किया जाए, उपचार और अनुदेशन प्रदान किया जाए। तो ये तो देखो,
विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। देखो समझ विकसित करना जो है आपके वर्तमान में गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य समझ का पता लगाना नहीं है, बल्कि प्रगति पर गौर करना कि बच्चा किस तरह से धीरे धीरे आगे प्रगति कर रहा है, स्किल्स डेवलपमेंट कर रहा है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। आंसर देंगे आप फटाफट। और आज आपके शानदार क्लास होने वाली है आर्ट एंड कल्चर की, किशोर सर की। देखो मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश तभी कर पाऊंगा जब आप सहयोगी रहेंगे। और एक बात आपके मिलने वालों को बताएं, 2 जनवरी 2026 चिंतामणि कोचिंग क्लासेज पर जो है फ्री सेमिनार रहेगा समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी तक ये बात जरूर पहुंचाना। प्रश्न देखिए दोस्तों और आंसर दीजिएगा। वो सीधा सा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, योगात्मक मूल्यांकन, परिणामात्मक मूल्यांकन। क्या होगा? योगात्मक या परिणामात्मक मूल्यांकन, जो कि कब किया जाएगा? अंत में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन होता है, अंक तालिका तैयार की जाती है और विद्यार्थी की सफलता असफलता से विद्यार्थी को परिचित करवाया जाता है और ग्रेड प्रदान की जाती है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, आंसर दीजिएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शानदार प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। मूल्यांकन का उद्देश्य धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना बिल्कुल नहीं है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, यह निदान का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है दोस्तों? निदानात्मक परीक्षण। किसका है? निदानात्मक परीक्षण। अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, यह भी किससे लगाओगे? निदान से। बस ये तो अंतर होता है कि आप लोग अगर बाय द वे जिन्होंने निदान और उपचार को अच्छे से पढ़ रखा है वो बच्चा आसानी से आंसर करेगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपोषण प्रदान करना। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया होगा मूल्यांकन, तो वहां पर एक उद्देश्य में दिखवाया होगा कि मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन सार्वभौमिक गतिविधियों से संबंधित होता है, सभी चरों का प्रभाव देखा जाता है, प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। मतलब मूल्यांकन द्वारा व्यापक गतिविधियों का पता लगाएंगे, समस्त कौशलों का पता लगाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का प्रतिपोषण प्रदान करना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा, समझिएगा। अधिगमकर्ता के सतत और व्यापक मूल्यांकन की विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर हर महादेव। क्वेश्चन को समझो पहले, यहां पर उसने आपका बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अब आंसर कुछ सही आ रहे हैं और कुछ गलत आ रहे हैं, समझो, समझिएगा, बात करते हैं। अधिगमकर्ता के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए समझना, इसने बातचीत की है किसको लेकर? संकलित मूल्यांकन। और संकलित मूल्यांकन को ही बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। अपनी कॉपी में लिख लेना, संकलित मूल्यांकन को क्या बोलेंगे? समेटिव असेसमेंट।
जिसे कहा जाता है लिखित मूल्यांकन। क्या कहा जाएगा? लिखित मूल्यांकन। तो वह आप लोगों को सोचना है। संकलित योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। बताओ लिखित मूल्यांकन क्या होगा? तो बिल्कुल लिखित मूल्यांकन क्या होता है? औपचारिक होता है। आगे पढ़ो। संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन होता है? नहीं होगा। अनौपचारिक तो कौन सा होता है? क्रियात्मक, जिसे बोलते हैं निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है? बिल्कुल नहीं, लास्ट में होता है। संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। देखो निदान अपने आप में जांच है, निदान मूल्यांकन का ही एक भाग है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एकमात्र आंसर सही है संकलित। संकलित मतलब योगात्मक, और संकलित को आप याद रखना आगे जाकर, संकलित को एक क्या बोल देंगे? परिणामात्मक मूल्यांकन। क्या बोल दोगे? परिणामात्मक मूल्यांकन। और इसी को ही जो है अपन क्या बोलेंगे? एस, और इसी को आपको क्या बोलना होगा? लिखित मूल्यांकन। जो कि परिणामात्मक मूल्यांकन केवल परिणामों पर बल देता है, विषय वस्तु पर बल देता है, और जहां विषय वस्तु और परिणामों पर बल दिया जाता है वहां पर मूल्यांकन पद्धति औपचारिकता पर आधारित होती है। तो सही आंसर आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? ए। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपको प्रश्न सोल्व करवा रहा हूं। बाकी आपको नॉलेज तो खूब है। अब इस चीज को अगर आप लोगों को सुनिए, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर देखना है संकलित संकलित संकलित, तो आप जो है इसे कहां पर देखोगे? इंग्लिश वर्जन, और वहां लिखा होगा समेटिव असेसमेंट। क्या होगा? समेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट जैसे ही आप लोगों के दिमाग में आता है तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि मूल्यांकन कौन सा हो रहा है? लिखित। और लिखित मूल्यांकन विषय वस्तु पर बल देता है, परिणामों पर बल देता है, और जहां विषय वस्तु या परिणामों पर बल दिया जाता है वह मूल्यांकन हमेशा औपचारिक होगा। और साथ में अगर बात होती है कि गतिविधियों पर बल दे रहा है तो अनौपचारिक मूल्यांकन होगा, वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न। मेरे साथ अगर रहोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को हम सफलता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी डिसीजन तो आपको ही लेना है। अच्छा प्रश्न है, और ये आंसर तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये आंसर अगर किसी का गलत हुआ तो तुम सोच लेना। फटाफट फटाफट लाइन लगा दो आंसरों की। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिएगा, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व पाया जाता है। स्थायित्व मतलब क्या? विश्वसनीयता। वेदता मतलब क्या? उद्देश्य प्राप्त होना। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या? एक प्रश्न का एक उत्तर होना, एक उत्तर होना। व्यापकता मतलब क्या? व्यापकता संपूर्ण का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, तो ये सही आंसर हो गया आपका क्या? विश्वसनीयता। क्या सही आंसर होगा? विश्वसनीयता। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न को पढ़ें।
यहां भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत गहराई का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है। मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। प्रश्न में आपको केवल एक शब्द देखना था, आंसर सही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मापन। और मापन क्या होता है? संख्यात्मक। क्या होता है? संख्यात्मक। निर्माणात्मक में संख्या नहीं होगी, क्या होती है? ग्रेड। ठीक है। अब यहां बच्चा जो है कुशलता की बात आती है तो सोचता है कि यार कौशल होंगे, नहीं, वो केवल देख रहा है कि संपूर्ण जो सीखा है वो कितनी अच्छी तरह से सीखा है। तो यहां पर निर्माणात्मक हो नहीं सकता, निदान का मैंने मना ही कर रखा है। ठीक है, तो बचा क्या? योगात्मक, जिसे कहा जाएगा समेटिव असेसमेंट। समझ पा रहे हो आप लोग? क्या रियल में आपके कंफ्यूजन क्लियर हो रही है? अगर हाँ तो आप कमेंट में बाद में जरूर लिखना। देखो अगर आप नहीं लिखोगे तो दिक्कत आएगी, तो आप लिखे कि वास्तव में आपके कमेंट जो कंफ्यूजन है, कहां गलती आप लोग करते हैं, वो अगर क्लियर हो रही तो वीडियो समाप्त होने के बाद में आप फीडबैक जरूर दें, अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, वीडियो को अपने सभी मिलने वालों तक जरूर पहुंचाएं। और यह रहा अगला प्रश्न। यहां डायरेक्ट आपको अंग्रेजी में लिख रखा है, वीडियो समाप्त होने के बाद में आप लोगों को फीडबैक देना चाहिए। कभी कभी कई बच्चे बोलते हैं कि आप लोगों को शायद लिखना नहीं आता होगा इसलिए फीडबैक नहीं देते हो। क्या वास्तव में आपको टाइप करना नहीं आता है? अपन जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए, आपके आर्ट एंड कल्चर, अभी किशोर सर की क्लास होगी, क्लास वापस चालू हो गई क्या? रुक गई थी। जादूगर सर आ गए? अच्छा हाँ, तो देखिए दोस्तों, आज आपकी क्लास का जो है मेरा ये इसी में यहाँ तक रहेगा। और उसके बाद वापस आप लोगों की जो है क्लास किशोर सर की अलग लिंक पर रहेगी। अगले प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं। क्लास आप लोगों को मिल गई, वापस चालू हो गई? हो गई? ओके, प्रश्न देखिए, हो गया था आपका भी कंप्लीट, समय विशेष। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये रहा आपका। कल अपन चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा करेंगे? तो आपके विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों पर। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अपनी चर्चा होगी प्रबंधन संबंधी और विभिन्न प्रकार का जो है आपके आरटी 2009, 2011, एनईपी 2020, विभिन्न प्रश्नों पर अपन लगातार चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। ओके दोस्तों, प्रश्न पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ये आर्ट एंड कल्चर का लिंक आपके यहाँ लगा दिया है। इस क्लास के बाद आप लोग जो है इस लिंक पर आप सीधे चले जाएं ताकि आर्ट एंड कल्चर तक आप पहुंच सके। प्रश्न आपका शानदार है। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? अध्यापक के लिए एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में क्या होगा? विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना। ठीक है, आगे और पढ़ो। विद्यार्थियों के निष्पादन की तुलना समूह के अन्य साथियों से करना। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना। अनुशासन रख पाने पर सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन देना। तो देखिएगा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा अगर इस रूप में की जाए कि उन्होंने जो कार्य किया है, ठीक है, उसमें कितना अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है, तो बच्चों का मनोबल ज्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। और ऐसा विकल्प आपके सामने है, विद्यार्थियों
को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व के बारे में क्या करना, बताना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न को पढ़ें और आंसर दीजिएगा। अनुदेशन का मतलब आप समझ सकते हो प्रेजेंटेशन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18, चलो देखते हैं यहां पर आपके सामने है निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन शिक्षण के दौरान किया जाता है। मापदंड उल्लेखित मूल्यांकन, निरंतर समग्र मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, जो कि आपका क्या हो जाता है, ए से, यह भी एक तरह से क्या हो जाता है, ए से। अब यहाँ दो चीजें हैं, निरंतर समग्र मूल्यांकन और एक निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखो निरंतर समग्र जो मूल्यांकन है वही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है और उसके दो पार्ट हैं, समेटिव भी है और फॉर्मेटिव भी है। तो यहाँ पर समग्र आंसर न आकर क्या आएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन, जो बच्चे की क्रिएटिविटी पर आधारित होता है, एक्टिविटी पर आधारित होता है। तो सही आंसर क्या आएगा, निर्माण। समझो दोस्तों, अगर समग्र मूल्यांकन की बातचीत करता है तो समग्र मूल्यांकन इस बात पर बल देता है कि व्यापक मूल्यांकन है और व्यापक मूल्यांकन समेटिव और आपका फॉर्मेटिव दोनों प्रकार का होगा, मतलब निर्माणात्मक भी होगा और योगात्मक भी होगा। तो जब बच्चे की जो है कहता है कि प्रकार का मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान होगा तो क्या होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, वीडियो आप लोग मिलने वालों तक नहीं पहुंचा रहे हो, फटाफट सभी अपने मिलने वालों तक वीडियो पहुंचाएं। सीधा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा नन्ना मुन्ना सा प्रश्न है। तो देखें दोस्तों, प्रश्न ये रहा, मूल्यांकन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, व्यवहार में परिवर्तन का मापन, ज्ञान में परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन या इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी। मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। और परीक्षा जो है तीन प्रकार की होती है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। मूल्यांकन आपका दो प्रकार का होगा और वह क्या होगा, औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण की बातचीत करें तो तीन प्रकार का होता है, एक तो आपका जो है विषय वस्तु निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण, एक होता है विशिष्ट विषय वस्तु आधारित जिसमें विशेष विषय वस्तु की कमियों का उपलब्धियों का पता लगाया जाता है, एक होता है परिणामात्मक। ओके, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से सही लाभ है, प्रश्न पढ़िएगा और आंसर दे। इसके बाद आप लोगों का लिंक दे दिया गया है, सीधा आप लोग जो है आर्ट एंड कल्चर के जादूगर किशोर सिंह जी चौहान की क्लास में पहुंच जाएं। तो प्रश्न आप देखिएगा और आंसर दें। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वस्तुनिष्ठ परीक्षा मतलब जो विषय वस्तु आधारित होती है और साथ के साथ में एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, विश्वसनीयता पर आधारित होती है, उद्देश्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, इनमें पूर्ण विषय सामग्री का समावेश होता है, इनकी तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। इनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। देखो हमेशा याद रखना, प्रश्न पत्र अगर अच्छा है,
अगर प्रश्न अच्छे हैं तो निर्माण कार्य जटिल होगा और उनकी जांच प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। अच्छे प्रश्न पत्र की बातचीत कर रहा हूं, निर्माण जटिल होता है और जांच प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। निबंधात्मक प्रश्न पत्र का निर्माण कार्य सरल होता है और जांच प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है। तो ये नहीं हो सकता। इनमें अंक प्राप्त करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि विशेष कौशल की आवश्यकता होगी। पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नंबर तो आएंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर कठिन आएगा, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। याद रखना, पेपर अगर सरल आता है मेरिट ज्यादा जाएगी, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पेपर कठिन आता है मेरिट कम जाएगी, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है। नहीं पढ़ने वाले के लिए तो हजार प्रकार के बहाने होते हैं। तो यहाँ पर से आंसर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, इनमें पूर्ण विषय सामग्री का समावेश होता है। ओके, वापस अब मैं आप लोगों से कल बातचीत करूंगा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां और विभिन्न एक आपका क्रियात्मक अनुसंधान, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन का मैटर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कल और परसों 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सीधा जो है लिंक जो दे रखा है वहां पर जाएं और कला संस्कृति के क्लास से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। आप लोगों के हित के लिए जो है अलग अलग प्रकार की क्लासें लगाई जा रही है। मेरा उद्देश्य सिर्फ केवल ये है कि आप लोगों को एक ज्यादा क्वेश्चन सही कैसे करवाया जाए, उसके लिए कितने भी प्रयास किए जाएं तो वो कमी ही होंगे। ठीक है, अपन अभी प्रयास कर सकते हैं, एग्जाम के बाद में सिर्फ पछताना होता है। तो आप लोग जो है अगली क्लास को अच्छे से सुने। धन्यवाद, शेयर जरूर करें।